हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा चल रहा था थ्योरी क्लासेस का सीक्वेंस चल रहा था हमारा। उसमें हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? टॉपिक हमारा चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक चल रहा था हमारा, श्वसन तंत्र का टॉपिक चल रहा था। ये श्वसन तंत्र के बारे में 2 क्लासेस हम पढ़ चुके थे। 2 क्लासेस हम पढ़ चुके थे। आज हमारी इसकी 3rd क्लास है। 2 क्लासेस पढ़ चुके थे, आज हमारी इसकी क्या है, 3rd क्लास है। पहले 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? हमने पहली 2 क्लासेस में पढ़ा, सबसे पहला तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मैम सबसे पहले तो क्या होता है, श्वसन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। भाई श्वसन यानी कि ब्रीदिंग होता क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है। दूसरा हमने पढ़ा इसको, हालांकि हमने सिर्फ एक एज अ डेफिनेशन हमने पढ़ा था भाई श्वसन एक्चुअली में होता क्या है। इसके बारे में डिटेल नॉलेज जो है आज की क्लास में हम लेंगे कि श्वसन के बारे में डिटेल में क्या होती है, श्वसन के बारे में सारी जानकारी लेंगे। इसके बारे में कि श्वसन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन यूज आते हैं, मेनली गैसेस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हमने केवल एक परिभाषा देखी थी श्वसन क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था भाई श्वसन तंत्र कौन सा होता है, इसके अंग, इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कि कौन श्वसन अंगों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा मैम, उसके बाद हमने पढ़ा ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते थे, नासिका आता था एक तो, दूसरा कौन आता था, मुख आता था, तीसरा हमारा आता था ग्रसनी, और चौथी हमारी आती थी लैरिंग्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा मैम, इसके बाद हमने पढ़ा था हमारा नेक्स्ट पोर्शन कौन सा, निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र पढ़ा था हमने। इस निचले श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन आता था मैम, इस निचले श्वसन तंत्र के अंदर भी कुछ ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारा कौन आता है, एक तो हमारी आती है श्वास नली, यानी कि कौन, ट्रैकिया, श्वास नली आती है। दूसरा कौन आती है, श्वसनी आती है, श्वसनी का मतलब कौन, ब्रोंकाई। तीसरी कौन आती है, तीसरी हमारी आती है श्वसनिका। और लास्ट हमारे कौन आते हैं, लंग्स आते हैं। लंग्स का मतलब कौन, फेफड़े। ये सब किसके अंदर पढ़ा हमने, ये सब हमने पढ़ा है निचले श्वसन तंत्र के अंदर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा मैम, इसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद पढ़ा था हमने श्वसन मांसपेशियां। क्या पढ़ी थी हमने, श्वसन मांसपेशियां पढ़ी थी। श्वसन मांसपेशियां पढ़ी थी। इस श्वसन मांसपेशियों के अंदर कौन कौन आ रहा था, इसके अंदर भी 2 मांसपेशियां आ रही थी। कौन कौन, एक तो कौन, डायफ्राम, और दूसरा कौन आ रहा था हमारी, पसलियों की मांसपेशियां, पसलियों की मांसपेशियां। ठीक है, यानी कि कौन, हमारी रिब्स मसल्स। तो ये सब किसके बारे में, किसके अंदर पढ़ा हमने, ये सब हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था मैम, इतनी सारी चीजों के बारे में अध्ययन हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हमको क्या करना है, आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, आज की क्लास में जो ये श्वसन की टर्म है ना, आज की क्लास में जो ये श्वसन की टर्म है ना, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि भाई श्वसन एक्चुअली में होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, कौन कौन इसके अंदर सहायता करता है, और इससे निर्माण किस चीज का होता है, ये हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, ये सब कुछ क्या करना है हमको, इसके श्वसन के बारे में डिटेल में अध्ययन करना है। अब तक हमने श्वसन के तंत्रों के बारे में, पूरा तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया, अब श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, अब अध्ययन करेंगे श्वसन के बारे में। व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है। तो देखिए शरीर में, मानव शरीर में जो है ना, आप सभी को पता है क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। अल्टीमेटली हमारा सारा काम किससे चलेगा, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन किससे चलेंगे, ऊर्जा से चलेंगे। ऊर्जा नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं होगा।
ऊर्जा नहीं होगी तो हमारी बॉडी के फंक्शंस नहीं चलेंगे, ऊर्जा नहीं होगी तो हमारा शरीर भी क्या है, वर्क नहीं करेगा। यानी कि अल्टीमेटली हर एक काम करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, सारे फंक्शंस के लिए, प्रॉपर इंडिकेशन के लिए हमको सबके लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? तो मैम एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। जो भी खाना हम खाएंगे ना, वो खाना अल्टीमेटली लास्ट में हमको क्या देगा? ऊर्जा देगा। कैसे देगा? तो उसका क्या होगा, पहले तो उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, बाद में उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि डाइजेशन में और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है। दोनों में ही क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन डाइजेशन किसकी सहायता से होता है? एंजाइम्स की सहायता से होता है। और ऑक्सीडेशन किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन की सहायता से होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? श्वसन की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो श्वसन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या डेफिनेशन होती है श्वसन की? श्वसन की डेफिनेशन ये होती है मैम कि भाई जो है पोषक तत्वों को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, यानी कि किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायु मतलब हमारे लिए यहाँ पे कौन है? वायु की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या? तोड़कर या क्या करके? ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण करके क्या करना? ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ये तो किसकी बात होगी? श्वसन की। अब देखिए श्वसन, भाई ऊर्जा प्राप्त करना, पोषक तत्व जो भी हमने खाए हैं ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या हुए हैं, इनहेल हुए हैं, उनको तोड़कर किसकी उपस्थिति में? वायु से, ऑक्सीजन से उनको तोड़ के क्या करना? हमारा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब श्वसन कितने टाइप का होता है मैम? ये जो श्वसन होता है ना, ये कितने टाइप का होता है मैम? ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा ये 2 टाइप का होगा। कौन कौन से टाइप होंगे मैम इसके? इसके 2 टाइप होंगे। कौन कौन सा होगा? पहला तो होगा हमारा बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब क्या? बाह्य श्वसन का मतलब एक्सटर्नल श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा हमारा क्या होगा? आंतरिक श्वसन होगा। दूसरा कौन होगा सर? दूसरा हमारा होगा आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन का मतलब क्या? इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए बाह्य श्वसन का मतलब क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो क्या होगा? बाहरी रूप से होगा। ठीक है, और आंतरिक श्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कहाँ होगा? आंतरिक होगा। अब आपको पता चल रहा होगा, मैं नाम से तो हमको पता चल रहा है कि बाह्य श्वसन मतलब बाहर से होगा और आंतरिक श्वसन मतलब अंदर से होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनका और नाम, इनका देखिए दूसरा नाम अगर लिखेंगे ना तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा मैम? भाई बाह्य श्वसन को और क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन को कहते हैं संवातन। संवातन का मतलब क्या? ब्रीदिंग। संवातन का मतलब क्या? ब्रीदिंग। यानी कि सिर्फ सांस लेना और छोड़ने की जो क्रिया होती है ना, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं हम? संवातन या ब्रीदिंग कहते हैं। वो किसके अंदर आएगी? बाह्य श्वसन के अंदर आएगी। आंतरिक श्वसन में कौन आएगा मैम? आंतरिक श्वसन का ही दूसरा नाम क्या होगा? कोशिकीय श्वसन। क्या होगा? कोशिकीय श्वसन या फिर क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा ना, इसका मतलब जो कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा ना, वो कैसा होगा? हमारा आंतरिक टाइप का श्वसन होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। देख लीजिए क्या होता है श्वसन। पोषक तत्वों को वायु की उपस्थिति में तोड़कर ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का हो गया। एक तो हो गया हमारा बाह्य श्वसन, दूसरा हमारा कौन सा हो गया? आंतरिक श्वसन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं बाह्य श्वसन की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? बाह्य श्वसन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? बाह्य श्वसन की बात करेंगे। बाह्य श्वसन जो होता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम इसी? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई मैम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो होता है, वो तो हमको समझ में आ गया, इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर यह कैसी क्रिया होती है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखते हैं। कैसी क्रिया होती है? संवातन की क्रिया होती है। यह क्या होती है? यह संवातन की क्रिया होती है। संवातन बोले तो ब्रीदिंग, यह संवातन की क्रिया होती है। संवातन का मतलब क्या? संवातन का मैम मतलब ब्रीदिंग। संवातन का मतलब क्या? ब्रीदिंग। इसके दो टाइप होंगे, कौन सा होगा? दो टाइप होगी। एक तो कौन होगा? निश्वसन। संवातन के अंदर क्या कौन कौन सी टाइप होगी? दो टाइप होगी। एक तो होगा निश्वसन, दूसरा कौन सा होगा? उच्च श्वसन। मैम निश्वसन बोले तो स्टूडेंट्स, निश्वसन का मतलब हमारे होगा एक्सपिरेशन, सॉरी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या? इनहेलेशन यानी कि श्वास को अंदर लेना। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिख भी देती हूँ। श्वास को क्या? अंदर लेना, श्वास लेना, ठीक है। और उच्च श्वसन का मतलब क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। उच्च श्वसन का मतलब क्या होगा? एक्सपिरेशन, यानी कि क्या करना? श्वास छोड़ना, श्वास छोड़ना, ठीक है। यानी कि एक तो होगा इनहेल करना, दूसरा क्या होगा? एक्सहेल करना। भाई इनहेल करोगे तो कैसा होगा? निश्वसन होगा। एक्सहेल करोगे, छोड़ोगे श्वास, तो क्या होगा? उच्च श्वसन होगा। ये दोनों क्रियाएं किसके अंदर आती है? ये दोनों क्रियाएं हमारी आती है संवातन के अंदर। किसके अंदर आती है? ये हमारी आती है संवातन के अंदर। संवातन बोले तो मैम, संवातन बोले तो ब्रीदिंग, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये कैसा प्रोसेस होता है? तो यहाँ पे थोड़ी सी यही लिख लेते हैं डिटेल थोड़ी सी। ये जो होता है ना, संवातन कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस बोले तो सक्रिय प्रक्रम। सक्रिय प्रक्रम का मतलब क्या मैम? सक्रिय प्रक्रम कौन से प्रक्रम होते हैं? सक्रिय प्रक्रम ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनके लिए क्या चाहिए हो? ऊर्जा की आवश्यकता हो। ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रोसेस जिनको करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रक्रम बोलते हैं या एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जो ये संवातन होगा ना, ये जो ब्रीदिंग होता है ना, ये क्या होता है? एक टाइप का एक्टिव प्रोसेस होता है। यानी कि इसके लिए किसकी नीड होती है? ऊर्जा की नीड होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कौन होगा? निश्वसन की बात करेंगे तो निश्वसन जाहिर सी बात है, आपको सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। लेकिन श्वास छोड़ने के लिए हमें ऐसी किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो जो निश्वसन होगा ना, ये निश्वसन कैसा होता है? यह कैसा होता है? सक्रिय प्रक्रम है। यह सक्रिय प्रक्रम है। सक्रिय प्रक्रम का मतलब क्या? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है। वहीं उच्च श्वसन की बात करेंगे तो ये कैसा प्रक्रम है? ये जाहिर सी बात है निष्क्रिय प्रक्रम है। यह कैसा प्रक्रम है? यह निष्क्रिय प्रक्रम है। यानी कि क्या है? पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस है। देखिए तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्या ध्यान रखेंगे? भाई जो संवातन की क्रिया होती है ना, ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो कौन? निश्वसन, और दूसरा कौन? उच्च श्वसन। निश्वसन कैसा प्रक्रम होता है? सक्रिय प्रक्रम होता है। उच्च श्वसन कैसा प्रक्रम होता है? निष्क्रिय प्रक्रम होता है। पैसिव प्रोसेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा लिख देती हूँ। सक्रिय प्रक्रम का मतलब क्या? ऊर्जा की क्या रहेगी इसमें? ऊर्जा की क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी। ऊर्जा की क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी। एनर्जी की इसमें रहेगी नीड, लेकिन इसमें जो है एनर्जी की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करेंगे टाइम की, समय की बात करेंगे। समय की बात करते हैं। समय, टाइम। तो जो हमारा निश्वसन है ना, जो हमारा निश्वसन है, निश्वसन, इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें कितना टाइम लगेगा? व्यक्ति को एक निश्वसन के टाइम कितना समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। निश्वसन में व्यक्ति को कितना समय लगेगा? 2 सेकंड का समय लगेगा।
ठीक है। लेकिन वही बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे मैडम, अगर उच्च श्वसन की बात करेंगे तो, उच्च श्वसन की बात करेंगे तो उच्च श्वसन में कितना समय लगता है मैम, उच्च श्वसन में व्यक्ति को समय लगता है 3 सेकंड का, लगभग 3 सेकंड का समय किसमें लगता है, उच्च श्वसन में। तो यानी कि अगर हम पूर्ण श्वसन की बात करें, पूर्ण संवातन की, पूर्ण ब्रीदिंग की बात करें, क्या करेंगे, संपूर्ण संवातन, यानी कि क्या, टोटल ब्रीदिंग की बात करें, टोटल ब्रीदिंग की बात करेंगे तो कितना समय लगेगा इसके अंदर, इसके अंदर कितना समय लगेगा मैम, इसके अंदर लगेगा लगभग अपना, लगभग 5 सेकंड के आसपास समय लगता है। ठीक है, लगभग कितना लगेगा, 5 सेकंड के आसपास। अब अपना अपना दिमाग लगाओ भाई, एक श्वसन में लगभग 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो 1 मिनट में व्यक्ति क्या करेगा, कितनी बार श्वसन लेगा, यानी उसकी श्वसन दर क्या हो जाएगी, श्वसन दर क्या हो जाएगी, श्वसन दर कितनी होगी। श्वसन दर का मतलब क्या है, श्वसन दर का मतलब है मैम 1 मिनट में ली गई श्वास की मात्रा, श्वास की संख्या। 1 मिनट में व्यक्ति कितनी सांस ले रहा है, ये उसकी क्या हो जाएगी, श्वसन दर हो जाएगी। कितनी हो गई, लगभग होगी अपनी 12 से, कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी अपनी लगभग 12 से 18 पर मिनट। कितनी होगी व्यक्ति की श्वसन दर, 12 से 18 पर मिनट। ठीक है, ध्यान रखे, पता चल गया क्यों होगी, क्योंकि देखो इसको एक निश्वसन में समय लग रहा है लगभग 2 सेकंड का, उच्च श्वसन में कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड का। अगर एक संपूर्ण ब्रीदिंग की, संपूर्ण संवातन की बात करेंगे तो लगभग कितना समय लगेगा, 5 सेकंड का, यानी कि उसकी श्वसन दर कितनी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी 12 से 18। ठीक है, ये तो किस में हो गई, ये तो हो गई वयस्कों में। फिर भी चलो एक बार आप लोगों के लिए मैं ढंग से लिख देती हूँ इसको, क्या लिख देते हैं हम, श्वसन दर, श्वसन दर की बात कर लेते हैं, तीनों में लिख देती हूँ। देखिए श्वसन दर जो है ना, उम्र के साथ साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक चीज ध्यान रखना, उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे श्वसन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो श्वसन दर सबसे पहले किस में लिखेंगे, बच्चों में लिखेंगे। बच्चों में चलो नवजात में लिख लेती हूँ। नवजात में क्या होती है, सबसे ज्यादा श्वसन दर होती है। नवजात जो होते हैं ना, इन्फेंट जो होते हैं, बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं, बहुत फास्ट ब्रीदिंग होती है इनकी। नवजात में श्वसन दर कितनी होती है, लगभग 40 से 45 या 40, हाँ 40 से 45 क्या होती है, पर मिनट होती है। यानी कि एक नवजात शिशु जो है ना, बहुत जल्दी बहुत क्विक क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दूसरा हमारा कौन होगा, दूसरा हमारा होगा बच्चे। ठीक है, बच्चों में क्या हो जाएगी, बच्चों में थोड़ी कम हो जाएगी, बच्चों में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मैम, ये हमारी हो जाएगी लगभग 30 से 35 पर मिनट। बच्चे क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम, किसकी बात कर रहे हैं मैम, वयस्कों की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात करें अगर, वयस्क में क्या हो जाएगा, वयस्क में क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मैम, अभी बताया था, अभी बात की थी ना, लगभग कितनी हो जाएगी, 12 से लेके 18 पर मिनट हो जाएगी। इसको कहीं जगह 12 से 20 भी लिखा हुआ होता है, 12 से 20 कितनी हो जाएगी पर मिनट, किसके अंदर हो जाएगी, ये अपनी वयस्कों में हो जाएगी। और लास्ट बात करिए वृद्धों की बात करेंगे हम, वृद्धावस्था में क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मैम, लगभग कितनी हो जाएगी अपनी, 8 से लेके 10 पर मिनट। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेस्पिरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि एक चीज तो हमको समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे रेस्पिरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके बारे में एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं भाई, जो एज है ना, आयु जो है, आयु इज प्रपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू श्वसन दर। आयु जैसे जैसे बढ़ेगी श्वसन दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये तो हमारा हो गया क्या, एक फॉर्मूला। एक इसी तरीके का फॉर्मूला होता है, जैसे जैसे बॉडी का वेट बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे शरीर का भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे भी क्या होती है, श्वसन दर कम होती जाती है। ठीक है, तो यानी कि एक तो आयु के लिए हो गया, दूसरा क्या हो गया, शरीर का भार। जैसे जैसे शरीर का भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भी क्या होती जाएगी, श्वसन दर कम होती जाएगी।
ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये थोड़े से हमको क्या रखने हैं, थोड़े से नहीं, बिल्कुल पक्के क्या रखने हैं, याद रखने, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्या आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और फिर हमको लगता है भाई क्वेश्चन तो क्या है हमारा, आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस के अंदर से होता है, कैसे भी करके हमको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो अगर आयु बढ़ेगी तो भी क्या हो जाएगी, श्वसन दर कम हो जाएगी, और अगर क्या बढ़ेगा, अपना शरीर का भार बढ़ेगा तो भी क्या हो जाएगी, श्वसन दर कम हो जाएगी। अब जरा एक नजर डालिए, ये है हमारे पास एक फोटो है, ये फोटो किसका है, ये फोटो है हमारा इनहेलेशन का, यानी कि क्या करने का, यानी कि सांस अंदर लेने का। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं किसका फोटो है, ये निश्वसन का फोटो है, और ये किसका फोटो है, ये एक्सेलेशन का फोटो है, यानी कि उच्च श्वसन का फोटो है। क्या चल रहा है हमारा, बाह्य श्वसन के बारे में बात चल रही है, किसका फोटो है ये उच्च श्वसन का फोटो है, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है भाई, देखिए जब भी क्या होगा, निश्वसन होगा ना, निश्वसन होगा तो जो ये पसलियां होती है ना, ये पसलियां क्या हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है, ये बाहर की तरफ आ जाती है, और ये जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम जैसे संरचना आपको दिख रही होगी, ये जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम क्या करता है, ये नीचे की तरफ गति करता है। इस डायफ्राम का क्या काम होता है, नीचे की तरफ गति करता है, तो ये नीचे की तरफ गति करता है, और पसलियां जो होती है बाहर की तरफ निकल जाती है, तो फेफड़ों को क्या मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, और क्या हो जाती है, उनके अंदर हवा भर जाती है, हवा भर जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, निश्वसन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर जब एक्सेलेशन होता है, उच्च श्वसन होता है, तो क्या होता है, ये पसलियां वापस क्या होती है, अंदर की तरफ जाती है। ये डायफ्राम जो है ना, ये रहा डायफ्राम, ये डायफ्राम क्या करता है, ये फिर से ऊपर की तरफ गति करता है, ये फिर से ऊपर की तरफ गति करता है, और क्या हो जाता है, बिल्कुल फेफड़े पैक हो जाते हैं, और जो एयर है ना, एयर क्या हो जाती है, एक्सेल्ड हो जाती है, एयर क्या हो जाती है, एक्सेल्ड हो जाती है, और यहाँ से एयर क्या हो रही थी, इनहेल हो रही थी, ठीक है। तो रिब्स केज कौन कौन हेल्प करेगा, एक तो डायफ्राम करेगा, दूसरा कौन करेगा, हमारा रिब केज जो है ना, हमारा रिब केज भी क्या करेगा, इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने किसके बारे में बात की, इनहेल की और एक्सेल की, निश्वसन यानी और उच्च श्वसन की बात की, ठीक है। अब इसके अंदर भाई वायु तो अंदर आ रही है, वायु अंदर आ रही है, वायु अंदर जा रही है, अंदर से जा रही है, लेकिन इसके अंदर ट्रांसफर कितना होता है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, संवातन की प्रक्रिया में क्या क्या याद रखनी है, संवातन की प्रक्रिया में जो गैसों का विनिमय होता है ना, कितना परसेंट विनिमय होता है, 4% का विनिमय होता है। कितना विनिमय होता है, 4% का। संवातन की प्रक्रिया में, संवातन की प्रक्रिया में गैसीय विनिमय में कितने परसेंट होता है, ये गैसीय विनिमय 4% होता है। 4% कैसे होता है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम 4% कैसे होता है, तो देखिए जरा ध्यान से बात करते हैं, जब निश्वसन की बात करते हैं, जब निश्वसन की बात करते हैं, और किसकी बात करेंगे, इधर इधर बात करेंगे उच्च श्वसन की, इधर बात करेंगे निश्वसन की, और इधर किसकी बात करेंगे, उच्च श्वसन की। तो देखिए जब निश्वसन होता है ना, यानी कि इनहेलेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है, तो क्या होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या होता है, अंदर की तरफ हम क्या करते हैं, लेते हैं। देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम अंदर की तरफ लेते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन में कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, इसमें कॉम्पोनेंट होते हैं, इसमें क्या होती है, 78% तो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। 21% क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन होती है, और बाकी 1% क्या होती है, अदर गैसेस होती है, और इसके अंदर भी 0.03% क्या होती है, CO2 होती है, ठीक है। हमारे काम की क्या है, यही है CO2, ठीक है। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं ना, तो सारी गैसेस को क्या करते हैं, इसी कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जैसे कि क्या 78% कौन, N2, अपना 21% कौन, ऑक्सीजन, और बाकी 0.93% के समथिंग क्या होती है, एक ऑर्गन होती है, ऑर्गन होती है, और बाकी 0.03% कौन होती है, हमारी CO2। ये सारी गैसेस क्या होती है, ये इसी अनुपात में क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, इसी सेम अनुपात में ये सारी गैसेस जो होती है वो ग्रहण की जाती है, ठीक है। लेकिन जब उच्च श्वसन होगा,
जब गैसेस ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, गैसीय विनिमय हो जाएगा, फिर क्या होता है उच्च श्वसन। तो उच्च श्वसन में क्या होता है, सांस को बाहर निकालते टाइम, उच्च श्वसन के टाइम ये क्या हो जाते हैं, ये आंकड़े कुछ बदल जाते हैं। देखिए N2 का तो हमारी बॉडी में कोई रोल ही नहीं था, तो ये तो बिल्कुल ऐसी की रहेगी। लेकिन जो ये ऑक्सीजन थी ना, ये लगभग कितनी रह जाती है, 16 से 17% रह जाती है। 16 से 17% क्या रह जाती है, ऑक्सीजन रह जाती है। पहले कितने परसेंट थी, पहले थी मैडम 21%, अब कितनी रह गई, 16 से 17 के बीच में रह जाती है। यानी कि कितने परसेंट का इसमें विनिमय हो जाता है, 4% जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ऑर्गन का भी हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं था, तो ये भी इतनी ही रहती है। लेकिन जो ये CO2 थी ना, ये अब कितनी हो जाती है, ये 4% हो जाती है। ये CO2 जो थी ना, ये अब कितनी हो जाती है, ये 4% हो जाती है। पहले कितनी थी, 0.03%, यानी कि 0% थी, अब कितनी हो जाती है, 4% या 4.03% हो जाती है। तो हमारे कितने परसेंट गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 4% तो ऑक्सीजन कम हो गई और 4% CO2 क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए संवादन की प्रक्रिया में गैसीय विनिमय कितना होता है, 4% होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसको याद रखना। ये चार्ट भी थोड़ा सा क्या कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना, याद रख लेना। ठीक है, एक और चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, मैम जी श्वसन की प्रक्रिया है, ये तो आपने बता दी। अब इसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो अभी हमने देखा था। देखो गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, गैसों का परिवहन। चलो पहले एक चीज देख लो भाई, इसका कंट्रोल कहाँ होता है, हमारा जो श्वसन है, श्वसन का कंट्रोल कहाँ होता है, तो श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, बिल्कुल श्वसन कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। बिल्कुल श्वसन का नियंत्रण कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। श्वसन का नियंत्रण कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। ठीक है, और ये कौन नियंत्रण करता है, से केंद्र होते हैं, न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये न्यूमोटॉक्सिक केंद्र जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होते हैं जो क्या करते हैं, श्वसन का नियंत्रण करते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये मस्तिष्क के सबसे लास्ट भाग में और मेडुला के सबसे अपर पार्ट में, यानी कहाँ पे, पॉन्स वेरोलाई में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पॉन्स वेरोलाई में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, आगे आगे बात करेंगे हम अपने श्वसन की। श्वसन के अंदर मैडम गैसों का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। गैसों का परिवहन, अभी तक तो हमने क्या करा भाई, निःश्वसन और उच्च श्वसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब किसके बारे में लेंगे, गैसों का परिवहन कैसे होता है, गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए भाई, गैसों का परिवहन कैसे होगा, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, व्यक्ति में क्या होते हैं, व्यक्ति में क्या होते हैं, वो दो फेफड़े होते हैं। पता है आपको, ये फेफड़ों से जो होती है, ये ऑक्सीजन जो होती है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, ये रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से कहाँ जाती है, बॉडी में जाती है, ऑर्गन्स में जाती है। फिर ऑर्गन में क्या होता है, CO2 जो होती है ना, उसका क्या होता है, निष्कासन होता है। ये CO2 भी किसके साथ, ये CO2 भी Hb के साथ वापस से कहाँ आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 है, ये कहाँ आती है, लंग्स के पास आती है। और लंग्स में वापस से क्या होता है, एल्वेलाई या वायु कुपिका के माध्यम से क्या होता है, वायु कुपिका के माध्यम से गैसेस एक्सचेंज होता है, और क्या हो जाता है, यहाँ पे वायु जो होती है वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन से, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स के साथ में कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा। ऑर्गन्स में क्या होगा, जो भी हानिकारक मटेरियल बन रहे होंगे, CO2 का जो है निर्माण हो रहा होगा, किसकी वजह से होता है, CO2 का निर्माण ATP फॉर्मेशन की वजह से होता है। किस फॉर्मेशन की वजह से, ATP फॉर्मेशन की वजह से CO2 का निर्माण होता है। और ये CO2 वापस किस में चली जाती है, ये CO2 ब्लड सेल्स के ब्लड के साथ घुल के वापस कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। ऐसे चल के क्या होता है, ऐसे चल के गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं भाई, गैसों का परिवहन कैसे होता है। गैसों का परिवहन कैसे होता है, सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम सर्वप्रथम शुरू कहाँ से होता है, तो सर्वप्रथम शुरू होता है हमारे किससे होता है, ये फेफड़ों से शुरू होता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, फेफड़ों से। फेफड़ों से क्या होगा, ऑक्सीजनित रक्त होगा, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड जो रक्त होगा, ये फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त कहाँ पे जाएगा, आरबीसी के साथ। आरबीसी का मतलब कौन, एचबी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर कहाँ जाता है, ये घुलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। खुलकर कहाँ जाता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको पता है भाई ऑक्सीजन जो है फेफड़ों के साथ ऑक्सीजनित रक्त आरबीसी के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर कहाँ पे पहुंचता है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, विभिन्न भागों में विभिन्न कोशिकाओं में को क्या, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए, विभिन्न कोशिकाओं को ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की या O2 की आवश्यकता होती है। तो ये ब्लड जो होगा ना, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को वहां पे क्या कर देता है, वहां पे डाल देता है और वहां से CO2 को क्या ले लेता है, ये CO2 को अपने साथ ले लेता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है, O2 का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है, दो तरीकों से होता है। देखो, एक तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन से होता है, और दूसरा किसके माध्यम से होता है, रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से। रक्त में भी क्या होता है, रक्त के प्लाज्मा से भी क्या होता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का परिवहन होता है। दो तरीकों से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, परिवहन होगा। एक तो क्या होगा ऑक्सीजन का परिवहन, एक तो किससे होगा, अपने हीमोग्लोबिन के माध्यम से होगा। आप सभी को पता है क्या होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, एक अणु हीमोग्लोबिन का क्या करेगा, 4 अणु ऑफ ऑक्सीजन का क्या करेगा, परिवहन करने का काम करेगा। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब जब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कहाँ तक पहुंच गई, कोशिका तक पहुंच गई। अब ये कोशिकाओं तक पहुंच गई, विभिन्न कोशिकाओं को ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए क्या होती है, O2 की आवश्यकता होती है, हमको पता है। तो जब ये ऑक्सीजन वहां तक पहुंच गई ना, फिर क्या करेगी ये, वहां पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन के बाद में वहां पे क्या होता है, कोशिका में हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर या रक्त के साथ घुलकर कहाँ पे पहुंच जाती है, ये कोशिका में पहुंच जाती है। ठीक है, कोशिका में पहुंच जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये जो कोशिका होती है ना, इस कोशिका में क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन गई और क्या होगा, कोशिका में रेस्पिरेशन होगा, सेल रेस्पिरेशन होगा, और सेल रेस्पिरेशन होने के बाद लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2 और H2O निकलता है। तो H2O तो कोशिका यूज कर लेती है या थोड़ा बहुत ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ब्लड से वापस क्या होता है, मूत्र के द्वारा एक्सेस वाटर को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बच रहा कौन है, CO2। CO2 भी क्या है, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक गैस है। वो हमारे लिए क्या होती है, ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। तो वो जो CO2 होती है ना, वो वापस क्या होती है, वो ब्लड के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, कोशिका में निर्मित CO2 जो होती है ना, कोशिका में ही निर्माण होता है। कोशिका में श्वसन के फलस्वरूप क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है। श्वसन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, ये CO2 क्या होती है, फिर ये CO2 रक्त में घुलकर क्या हो जाती है, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। कहाँ तक पहुंचाई जाएगी, देखो फेफड़ों से ही स्टार्ट हुआ था ना एक्सचेंज, फेफड़ों से ही ऑक्सीजनित रक्त आया था, तो ये वापस ब्लड कहाँ जाएगा, वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, वापस ये फेफड़ों में जाएगा। ये CO2
रक्त में घुलकर क्या हो जाती है, पुनः फेफड़ों तक पहुंचती है। पुनः क्या होती है, फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, अब ये जब रक्त है ना, इसके साथ साथ क्या होती है, इसके साथ साथ CO2 का परिवहन, इसी के साथ साथ CO2 का परिवहन जो होता है किससे होता है, ये बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में होता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा CO2 का परिवहन किसके फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। बाइकार्बोनेट आयन यानी कि कौन, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है। देखो ऑक्सीजन का तो कैसे होता है, ऑक्सीजन का तो एक तो हीमोग्लोबिन के साथ होगा, दूसरा क्या होगा, रक्त में घुलकर होगा। अभी जो अपनी CO2 है, CO2 का भी दो टाइप से होगा, एक तो क्या होगा, रक्त में घुलकर ही होगा, और दूसरा क्या होगा, अपना बाइकार्बोनेट्स के रूप में होगा। ठीक है, ये दो टाइप से क्या होगा, CO2 का परिवहन होगा। अब ये CO2 वाला रक्त वापस कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों में पहुंच गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, विऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं, विऑक्सीजनित रक्त, या इसी को क्या बोलते हो आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विऑक्सीजनित रक्त पुनः फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुनः एल्वेलाई की सतह से, वायु कुपिका की सतह से क्या होता है, विसरण की क्रिया द्वारा गैसेस क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, गैसेस विनिमय हो जाता है। ठीक है, आपको पता है ये, इसके बारे में कल हम पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में, पुरानी लास्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ वायु कुपिका की में विसरण की सहायता से, विसरण या क्या, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है मतलब क्या, ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही, ये हमारी गैसेस ट्रांसफर की, गैसेस एक्सचेंज की क्या रही है, ये हमारी प्रोसेस रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, बाह्य श्वसन की ऐसी प्रक्रिया होती है मैम, बाह्य श्वसन जो होती है हमारी, ये संवातन की क्रिया होती है। ठीक है, संवातन की क्रिया होती है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस शामिल होती है मैम, इसमें दो प्रोसेस शामिल होती है, एक तो कौन होती है, निःश्वसन होती है, दूसरी कौन सी होती है, उच्च श्वसन होती है। ठीक है, ये सक्रिय प्रक्रम है और ये कैसा प्रक्रम है, निष्क्रिय। सक्रिय प्रक्रम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले किसके बारे में पढ़ा हमने, निःश्वसन और उच्च श्वसन के बारे में पढ़ा, इनके अंदर लगने वाले समय के बारे में पढ़ा, श्वसन की दर के बारे में पढ़ा, श्वसन दर जो होती है नवजात में क्या होती है, बच्चों में क्या होती है, वयस्क में क्या होती है, वृद्धों में क्या होती है। ठीक है, आयु के अनुसार भी क्या होती है, श्वसन दर कम होती जाती है, आयु बढ़ने के साथ श्वसन दर कम होगी, और शरीर का भार बढ़ेगा तो भी क्या होगी, श्वसन दर हमारी कम होगी। ठीक है, इसके बाद पढ़ा भाई श्वसन होता कैसे एक्चुअली में, निःश्वसन और उच्च श्वसन। उसके बाद अपने पढ़ा भाई संवातन की प्रक्रिया में क्या होता है, गैसीय विनिमय कितने टाइप से होता है, 4% की से क्या हो जाता है, गैसीय विनिमय हो जाता है। श्वसन का नियंत्रण किसमें होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, और न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन स्पेरुलाई में पाए जाते हैं। ठीक है, गैसों के परिवहन के बारे में पढ़ा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आरबीसी के साथ घुलकर अंगों तक पहुंचाता है। कोशिका और ग्लूकोज का क्या होता है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का परिवहन कितने टाइप से होगा, दो टाइप से होगा, हीमोग्लोबिन के साथ और रक्त में घुलकर। ठीक है, ये उसका क्या होता है, पूरा गैसेस एक्सचेंज का क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कोशिका में श्वसन के फलस्वरूप क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है, यानी कि किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, ये भी दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो किसमें होगी, रक्त में घुलकर ट्रांसपोर्ट होगी, और दूसरा क्या होगी, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में क्या होती है, ये ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और विसरण के माध्यम से वापस से क्या होता है, रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया,
बाह्य श्वसन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम मैडम पढ़ेंगे हम आंतरिक श्वसन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? आंतरिक श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मैम, आंतरिक श्वसन। इस आंतरिक श्वसन को ही क्या कहते हो आप? इस आंतरिक श्वसन का ही दूसरा नाम क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन का ही दूसरा नाम क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। क्या बात करते हैं? सबसे पहला तो आंतरिक श्वसन होता क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको समझाया, पूरा क्या समझाया? एक तो नीच श्वसन की, उच्च श्वसन की प्रक्रिया समझाई, फेफड़ों से गैस एक्सचेंज कैसे होगा वो समझाया। तो उस टाइम हमने क्या बात की कि जब जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके, ऑक्सीजन को लेके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा। ठीक है, कोशिकाओं में जाएगा तो विभिन्न कोशिकाओं में क्या होता है? ये जो ब्लड होता है ना, ये अपने ऑक्सीजन किसको दे देता है? कोशिका को दे देता है। ठीक है, इसने अपनी ऑक्सीजन क्या कर दी? कोशिका को दे दी। अब क्या होगा? कोशिका के अंदर क्या होता है? पुनः रेस्पिरेशन होता है। मेन जो हमारा श्वसन वर्ड है ना, जो हमारा रेस्पिरेशन वर्ड है, वो यही है, आंतरिक श्वसन। तो क्या बोलते हो आप? कोशिकीय श्वसन भी बोलते हो। कहाँ पे होता है ये कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है वो कोशिका को दे देगा, और कोशिका से फिर वापस क्या होगा? ऑक्सीजन की जगह पे क्या लेके आएगा? CO2 लेके आएगा। यानी कि कोशिका क्या कर रही है? ऑक्सीजन को ले रही है, कुछ ना कुछ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया कर रही है, और फिर क्या कर रही है? वो CO2 को वापस आपको दे रही है। ठीक है, तो काम क्या हुआ? ब्लड का काम केवल इतना है, ऑक्सीजन को लेके जाना और CO2 को लेके आना। फेफड़ों का काम केवल इतना है, भाई जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है उसको ब्लड में देना, और ब्लड से जो CO2 आ रही है उसको वापस बाहर कहाँ? एनवायरमेंट में निकालना। ठीक है, तो हमारे ये सब काम तो क्या होता है? ब्रीदिंग के अंदर आता है, संवादन के अंदर आता है। एक्चुअली में जो श्वसन होता है ना, रेस्पिरेशन होता है, वो क्या होता है? हमारा आंतरिक श्वसन ही होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मैडम इसको? इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन या फिर क्या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से संबंधित। ठीक है, यह ग्लूकोज के, वैसे तो पोषक तत्वों के, लेकिन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीकरण किसका होता है? ग्लूकोज का ही होता है। उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, यह ग्लूकोज के किससे संबंधित है? ऑक्सीकरण से या ऑक्सीडाइजेशन से संबंधित है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से संबंधित है। ठीक है, अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कितने टाइप से होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने की दो विधियां हैं। क्या होगा? दो टाइप से होगा, दो विधियों से हो सकता है। कौन कौन सी है मैम? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की कितनी विधियां हैं, यानी कि श्वसन की कितनी विधियां हैं? श्वसन जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है? श्वसन जो है हमारा मैम दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा होगा मैम? दो टाइप का होगा। कौन कौन सा होगा? एक तो होगा हमारा अवायवीय श्वसन। क्या होगा? अवायवीय श्वसन। दूसरा कौन सा होगा? नाम से पता चल रहा है, दूसरा कौन सा होगा? वायवीय श्वसन। ठीक है, चलो ठीक है। वायवीय श्वसन का मतलब क्या? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? अनोक्सी श्वसन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे मैम? इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इधर क्या बोलेंगे? इधर अनोक्सी बोला था, तो जाहिर सी बात इधर क्या बोलेंगे? ऑक्सी। बहुत बढ़िया, ऑक्सी श्वसन।
मैडम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हो जाएगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है मैम, आपने नाम तो लिख दिए दो, पर इन दोनों का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अवायवीय का मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में होगा, जहाँ पे वायु की कमी होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, या कम मात्रा में मिल रही होगी, या मिल ही नहीं रही होगी, उस कंडीशन में कैसा रेस्पिरेशन होगा, उस कंडीशन में अवायवीय श्वसन होगा। और जहाँ पे वायु है, भरपूर है, एक्सेस में है, आराम से मिल रही है, वहां पे कैसा श्वसन होगा, वायवीय श्वसन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अवायवीय यानी कि अवायु, और वायवीय मतलब वायु, यानी कि ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको, कमी में। यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन या वायु की या तो अनुपस्थिति होगी या क्या होगी, कमी होगी। इधर क्या होगा, इधर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है ना, ये कहाँ पे संपन्न होता है, मेनली छोटे निम्न कोटि के जीवों में, जैसे यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गए, इनके अंदर क्या होता है, इस तरीके के होते हैं, इस तरीके का श्वसन पाया जाता है। या फिर हमारी पेशियों में, इस सब में क्या होता है, इस तरीके का अवायवीय श्वसन पाया जाता है। और वायवीय श्वसन का होता है कोशिकाओं में, ह्यूमंस के अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, उनके अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, ये वाला श्वसन पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा ये, यीस्ट, जीवाणु व पेशियों में। पेशियों में क्या होता है, ये वाला श्वसन पाया जाता है मेनली, ये वाला मतलब कौन, अवायवीय श्वसन। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मनुष्य की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं में क्या होता है, वायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको पता है भाई ऑक्सीजन की ज्यादा क्या होती है, जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, यीस्ट में, जीवाणु में, पेशियों में, इसमें सब में क्या पाया जाता है, अवायवीय श्वसन पाया जाता है, या अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये अब ये कहाँ पे संपन्न होता है, यहाँ पे संपन्न होगा। ठीक है, कहाँ पे संपन्न होगा, ये अपना कोशिका के अंदर जो है कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होगा। कोशिका के अंदर कहाँ पे संपन्न होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो संपन्न होता है। अब ये कहाँ पे संपन्न होगा भाई, होगा तो ये भी कोशिका में होगा, ये भी कोशिका में। देखिए अगर जीवाणु की बात करेंगे ना, तो जीवाणु क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। होती इसमें भी कोशिका ही, अगर जीवाणु के अंदर हो रहा है तो वहां पर भी क्या होगा, कोशिका में होगा, लेकिन कोशिका के कौन से भाग में, कोशिका द्रव्य वाले यानी साइटोप्लाज्म वाले भाग में होगा। अब लेकिन ये कहाँ पे होगा, ये हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। कहाँ पे होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होगा। ठीक है, एक इसके अंदर आप एग्जांपल और लिख सकते हो कि आरबीसी में, मनुष्य के आरबीसी में भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, वहां पर भी क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर कैसा श्वसन होता है, अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। एक तो कौन सा होगा, अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा कौन सा हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कमी में होता है। कहाँ पे होगा, यीस्ट में होगा, जीवाणु में होगा, पेशियों में होगा, आरबीसी में होगा। ठीक है, कहाँ पे होता है, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और वायवीय श्वसन जो होता है हमारा, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दूसरा मनुष्य की कहाँ पे होगा, कोशिकाओं में होगा। ठीक है, बाकी कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी देख लेते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे डिटेल में, सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं हम अवायवीय श्वसन की बात करते हैं। सबसे पहले डिटेल में किसकी बात कर रहे हैं हम अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। यानी कि कौन हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
इसमें क्या होता है, देखिए ये तो हमने देख लिया था, ये तो हमने देख लिया था कि एक तो क्या होता है इसके अंदर, एक तो हमारा क्या होता है इसके अंदर जो है अपना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। कहाँ पे होगा? कोशिका द्रव्य के अंदर होगा। किस में होगा? यीस्ट में, बैक्टीरिया में, पेशियों में, और किस में होगा? अपने आरबीसी में। इनमें सब में क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन होता कैसे है? देखो अवायवीय श्वसन की क्या होती है, दो स्टेप्स होती है, ठीक है। इसके अंदर स्टेप होती है, पहली स्टेप क्या होती है इसके अंदर, पहला इसके अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो चलो बात कर लेते हैं भाई श्वसन होता किस लिए। ये श्वसन किस लिए होता है? इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भाई जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा ना, वही हमारा क्या होगा? श्वसन होगा। अब चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन, दोनों में ही क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। किसका होगा? ग्लूकोज का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन जाहिर सी बात है अवायवीय है, वायु नहीं है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। कैसा होगा? अपूर्ण होगा। इसमें ग्लूकोज का क्या होगा? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। किस में होगा अपूर्ण ऑक्सीकरण? भाई इसके अंदर क्या होगा? एक प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी इसके अंदर? कौन सी प्रोसेस होती है मैम? ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस होगी। क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या होगा? ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? एक टाइप की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होगा मैम? इस प्रोसेस में क्या होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, एक अणु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, एक अणु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा? अपने दो अणु पायरुविक एसिड में। दो अणु किसमें? पायरुविक एसिड में। या इसी को क्या बोलते हो आप? इस पायरुविक एसिड का ही दूसरा नाम क्या होता है? इस पायरुविक एसिड का ही दूसरा नाम होता है पायरुवेट। इसी को क्या बोलते हैं हम? पायरुवेट। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीकरण। कौन सी प्रोसेस होती है ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है, ठीक है। एक अणु ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीकृत होकर किस में हो जाता है? दो अणु पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई पहली प्रोसेस। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में देखिए क्या होता है। ये हमारी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की क्या है? ये प्रोसेस है, ठीक है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है? पहले ग्लूकोज क्या होता है? किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। कितने अणु में? दो अणु पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है इसमें? 2 एटीपी की ऊर्जा निकलती है। 2 एटीपी तो यूज होती है और 2 एटीपी की ऊर्जा निकलती है। पहले यानी कि 4 एटीपी निकलती है, पर 2 एटीपी यूज हो जाने के कारण शुद्ध लाभ कितना होता है? 2 एटीपी। उसके बाद ये पायरुवेट एसिड जो होता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टेट और एथेनॉल, यानी एथेनॉल में और लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये दो अणु पायरुविक एसिड प्लस यहाँ पे क्या निकलती है? थोड़ी सी ऊर्जा भी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है? प्लस 2 एटीपी क्या निकलती है? ऊर्जा। एटीपी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये पायरुविक एसिड जो होता है ना, ये पायरुविक अम्ल, ये पायरुविक अम्ल जो होता है ना, पायरुविक अम्ल पुनः क्या होता है? फिर पुनः ऑक्सीकरण होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में, और या फिर किसमें? एथेनॉल में। और कभी कभी इसमें क्या निकलता है? मेथेनोइक एसिड भी निकलता है। मैथेनिक एसिड, मैथेनिक एसिड, मैथेनिक अम्ल भी इसमें जो है निकलता है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड फिर क्या हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड हमारी पेशियों में जो होता है जम जाता है। ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, ये पेशियों में जम जाता है, पेशियों में जमा हो जाता है। और क्या उत्पन्न करता है? ये थकान उत्पन्न करता है। थकान उत्पन्न करता है। पेशियों में जमा होकर क्या करता है? ये थकान उत्पन्न करता है, ठीक है। अब ये तो हुआ किसके बारे में बात?
ये तो हमारी किसके बारे में बात हुई, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात हुई। कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है इससे, इससे 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, लिख देते हैं अपन यहाँ पे, इस प्रक्रिया में कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है, इस प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो बात हुई किसकी, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। इसके आगे बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी किसकी बात करते हैं, वायवीय श्वसन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे मैम, अवायवीय श्वसन तो हो गया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन का मतलब क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक श्वसन का मतलब क्या, एरोबिक रेस्ट। अब इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, थोड़ी सी क्या बात कर चुके हैं कि एक तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दूसरा इसमें क्या होगा, किसमें होगा, ये मनुष्य की कोशिकाओं में होगा, तीसरा कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अब इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। उसमें तो क्या हो रहा था, अवायवीय श्वसन में तो अपूर्ण अपघटन हो रहा था, ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें क्या होगा, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, इसमें पूर्ण अपघटन होता है, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, पूर्ण अपघटन हो जाएगा। पहले तो क्या बन रहा था भाई, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बन रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, पूर्ण अपघटन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। ठीक है, पूर्ण अपघटन होगा मतलब इसके अंदर क्या होगी, प्रोसेस होगी। अब इसके अंदर कितनी प्रोसेस होती है, इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है। एक तो कौन सी होगी, पहली हमारी सबसे पहली तो प्रोसेस हमेशा सेम रहेगी, कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहली ग्लाइकोलाइसिस होती है। सबसे पहली प्रोसेस तो कौन होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा, वही क्या होगा मैम, एक अणु जो होगा हमारा ग्लूकोज का होगा, ये ऑक्सीकृत होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक अणु ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, 2 अणु पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या देगा ये, प्लस 2 एटीपी की क्या देगा, ऊर्जा देगा। इसमें इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये जो प्रोसेस होती है ना ग्लाइकोलाइसिस वाली, ये दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में सेम रहती है, ये बात आप याद रखना भाई, चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, ये ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण पायरुविक एसिड में होगा ना, जो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस होगी, ये दोनों ही रेस्पिरेशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये पायरुविक एसिड होगा ना, ये आगे चल के फिर से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। किस में डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, वायवीय श्वसन है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब एक दूसरी प्रोसेस आएगी, कौन सी आएगी, हमारी क्रेब्स साइकिल आएगी। क्रेब्स साइकिल आएगी और उसमें ये पायरुविक एसिड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, उसमें ये पायरुविक एसिड जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ। अब दूसरा हमारा प्रोसेस क्या चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। और इस क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा, इस क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा मैम, इसमें ये जो पायरुविक एसिड था ना, ये पायरुविक अम्ल जो होगा, ये पुनः ऑक्सीकृत होके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O में, यानी कि पूर्ण, और साथ में क्या देगा, ये एनर्जी देगा, एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी देगा, ये अपनी एनर्जी देगा 36 ATP ऊर्जा देगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये जो होता है ना अपना, ये होता है हमारा पूर्ण ऑक्सीकरण। इसके अंदर इसका क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी कि कंप्लीट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये किसके अंदर चलेगा, पायरुविक एसिड के अंदर। यानी कि आपको बात करें, अगर आपको बात करें कि भाई संपूर्ण वायवीय श्वसन में, संपूर्ण वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा मिली, तो भाई देखिए, 2 तो अपनी किसकी, 2 तो अपनी उसकी ग्लाइकोलाइसिस की और 36 इसकी, यानी कि संपूर्ण वायवीय श्वसन में कितनी एटीपी ऊर्जा मिलती है अपने को, यहाँ पे अपने को संपूर्ण वायवीय श्वसन में कितनी एटीपी मिल जाती है, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है।
और फिर ये जो CO2 बनती है ना, ये CO2 ही वापस क्या होती है, ये CO2 ही वापस ब्लड के अंदर घुल के कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के रूप में क्या होती है, फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से वापस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो देखिए थोड़ा सा हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है किस में कन्वर्ट होता है, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पायरुविक एसिड वापस से क्या होता है, क्रैब्स साइकिल चलता है। इस क्रैब्स साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, इस क्रैब्स साइकिल का ही दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। इस सिट्रिक एसिड साइकिल का ही दूसरा नाम क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यानी कि क्या, क्रेब्स चक्र। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसी में फिर क्या होता है, इसी में एनर्जी का निर्माण होता है। लास्ट में क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और क्या हो जाता है, ये किसके अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कौन सी प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है हमारी, कहाँ पे कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। क्रेब्स चक्र चलता है और लास्ट में क्या होती है, 38 एटीपी ऊर्जा की हमको क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने श्वसन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा सा रिवीजन किया था कि भाई अब हम क्या पढ़ चुके हैं श्वसन के बारे में। श्वसन पढ़ चुके, श्वसन तंत्र पढ़ चुके, श्वसन अंग पढ़ चुके, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और क्या पढ़ चुके हैं, श्वसन मांसपेशियां भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने देखा भाई श्वसन क्या होता है, पोषक तत्वों को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। बाह्य श्वसन या इसी को क्या कहते हैं, संवातन, या आंतरिक श्वसन इसी को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। यह संवातन की क्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, निःश्वसन और उच्च श्वसन की क्रिया होती है। निःश्वसन का मतलब होता है सांस लेना और उच्च श्वसन का मतलब होता है श्वास छोड़ना। इसमें क्या होती है, यह एक सक्रिय प्रक्रम है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उच्च श्वसन क्या होता है, ये निष्क्रिय प्रक्रम होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। समय की बात करेंगे, समय कितना लगता है, निःश्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है, उच्च श्वसन में 3 सेकंड का समय लगता है और संपूर्ण संवातन में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। इसलिए श्वसन दर कितनी होगी, 1 मिनट में ली गई श्वास की मात्रा को, श्वास की संख्या को क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। लगभग 12 से 18 पर मिनट होगी। नवजात की बात करेंगे तो 40 से 45 मिनट होगी। बच्चे की बात करेंगे 30 से 35, वयस्कों की 12 से 20 और वृद्धों की 8 से 10 पर मिनट होगी। आयु का और श्वसन दर का क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। और शरीर के भार और श्वसन दर का भी क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमने बात की भाई निःश्वसन और उच्च श्वसन किस तरीके से होता है फेफड़ों से, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि भाई संवातन की प्रक्रिया में जो गैसीय विनिमय होता है वो कितने % से हो जाता है, वो 4% से जो होता है गैसीय विनिमय हो जाता है। ऑक्सीजन 4% कम हो जाती है, लेकिन CO2 4% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, श्वसन का नियंत्रण कहाँ पे होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा में होगा। न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, पोन्स फेरुलाई में पाए जाते हैं। गैसों का परिवहन क्या होता है, आरबी ऑक्सीजनित रक्त जो है आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक पहुंचता है। और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से और रक्त के माध्यम से होता है। ठीक है, ये कुछ गैसेस एक्सचेंज के बारे में कुछ डायग्राम से देखा था हमने, थोड़ा सा समझा था। कोशिका में श्वसन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। इस CO2 का परिवहन कैसे होता है, रक्त में घुलकर होता है और किससे होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। ये फेफड़ों में जाकर फिर से क्या होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की आंतरिक श्वसन के बारे में। आंतरिक श्वसन का मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप के श्वसन होते हैं, एक तो अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यीस्ट, जीवाणु, पेशियों, आरबीसी इन छोटे निम्न कोटि के जीवों में होगा। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होगा। वायवीय श्वसन जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, मनुष्य की कोशिकाओं में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। ठीक है, अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनती है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की पूरी मैकेनिज्म है ये। पायरुविक एसिड बाद में किसमें टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और मेथेनिक अम्ल में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी एनर्जी का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में पूरी 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है,
उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात की। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण अपघटन होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है। सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, इसी को क्या बोलते हैं आप, क्रेब्स साइकिल बोलते हो, क्रेब्स चक्र बोलते हो। इस क्रेब्स चक्र में क्या होता है, पायरुविक अम्ल का पुनः क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, किसमें, CO2 और H2O, 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है। यानी कि संपूर्ण वायवीय श्वसन में कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, संपूर्ण वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए हमने पूरी बात कर ली, किसके बारे में बात की, श्वसन के बारे में बात की है। हमारे श्वसन तंत्र के 3 क्लासेस हमने लिए, पहली, दूसरी और आज 3rd क्लास है। आज की क्लास में हमने पूरा हमारा श्वसन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, और इसी के साथ पढ़ते रहिए GKS एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।